हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आज की क्लास करने के बाद आप डीप लर्निंग के क्वेश्चन कर पाएंगे। जितना आज डिस्कस करेंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो डीप लर्निंग नया चैप्टर है, लेकिन हम आपको इसके साथ फैमिलियर करा देंगे। जिस तरह से हम पढ़ाएंगे आप उसको ढंग से सुनना, समझना, लाइव एग्जाम्पल मतलब हम लोग डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बुद्धि आपकी खोलेंगे कि डीप लर्निंग कैसे याद करेंगे, ठीक है। इतना तो पढ़ा देंगे, इतना समझा देंगे कि आप एग्जाम कर सकते हैं। एक्सपर्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आज के इस सेशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और और क्या, फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन में अच्छा काम करता है। किसी रास्ते में जाना हो या कहीं जाना हो, पहले हमें उसका मैप पता होना चाहिए, ताकि उस चीज़ से हम वाकिफ़ हो सकें कि हमें यहाँ-यहाँ चलना है। तो सबसे पहले हम डीप लर्निंग में क्या-क्या टर्म यूज़ करेंगे, क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे, उससे परिचित होते हैं, फिर समझने में थोड़ी और आसानी होगी, ठीक है? तो डीप लर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है? तो एएनएन, जिसे हम एएनएन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का संबंध किससे है? अब आप समझ चुके हैं डीप लर्निंग से है। फिर इसमें हम एक एक टर्म पढ़ेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? डीप लर्निंग में इसका काम क्या है? ये देखेंगे। फिर एक्टिवेशन फंक्शन में कौन-कौन से फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे? सिग्मॉइड पढ़ेंगे, रेलू पढ़ेंगे, टान पढ़ेंगे, ठीक है? जिसे हम हाइपरबोलिक टेंजेंट भी बोलते हैं, और सॉफ्ट मैक्स पढ़ेंगे। तो आप ये समझ पाए हैं कि डीप लर्निंग में हम लोग एएनएन पढ़ेंगे। अब एएन क्या है आप जान चुके हैं कि डीप लर्निंग से इसका संबंध है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम कहाँ पर है? एक्टिवेशन फंक्शन का काम डीप लर्निंग में है, यानी कि ये जो टॉपिक है एक्टिवेशन फंक्शन, ये डीप लर्निंग से संबंधित है ये टर्म। सिग्मॉइड का संबंध किससे है? सिग्मॉइड आपका एक्टिवेशन फंक्शन से संबंधित है और ये आपका डीप लर्निंग का एक पॉइंट है। रेलू आपका डीप लर्निंग से संबंधित है। टैन की हम बात करें, ये आपका डीप लर्निंग से संबंधित है, और सॉफ्टमैक्स आपका ये एक्टिवेशन फंक्शन है। ये क्या होते हैं इनको बाद में जानेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग में बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम क्या होता है, याद रखेंगे। तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग के कौन-कौन से प्रकार होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एफएनएन। तो एफएनएन क्या है? आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। सीएनएन क्या है? सीएनएन आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। आरएनएन, आरएनएन क्या है? आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। डायरेक्ट ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, देखो इंट्रोडक्शन से भी प्रश्न बन सकते हैं। एलएसटीएम की बात करें तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। गैन्स की बात करें, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है। ऑटो इनकोडर, ऑटो इनकोडर आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है। तो ये तो आपको इतना समझ में आया कि एफएनएन हमें जानना है। अब ये आप जान चुके हैं कि एफएनएन का संबंध डीप लर्निंग से है। सीएनएन का संबंध किससे? डीप लर्निंग से है। आरएनएन का संबंध किससे? डीप लर्निंग से है। एलएसटीएम का संबंध किससे? डीप लर्निंग से है। गैन्स यानी कि जीएनएस का संबंध किससे? डीप लर्निंग से है। और ऑटो इनकोडर का संबंध किससे? डीप लर्निंग से है। ये बात आप लोग परिचित हो चुके हैं कि ये आपके डीप लर्निंग से संबंधित हैं। इससे पहले नहीं भी पता होगा, बट अब आप जान चुके हैं कि ये सब का संबंध किससे? डीप लर्निंग से है। इनसे फ़ैमिलियर होना ज़रूरी है, ये जान चुके हैं। अगर आप एलिमिनेटिंग पावर ना क्वेश्चन की ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन सब का संबंध डीप लर्निंग से है। अगर ये क्वेश्चन में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं न कहीं डीप लर्निंग से संबंधित आंसर होगा। ये इसलिए फ़ायदा होगा। बाकी ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। आज ही की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग की लेयरें क्या होती हैं? डीप लर्निंग वर्क कैसे करता है ये बात करेंगे। लेयर में हम लोग देखेंगे इनपुट लेयर, हिडन लेयर क्या होती है, और आउटपुट लेयर क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ डीप लर्निंग के क्या-क्या टूल होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं। डीप लर्निंग के यूजेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग देखेंगे। डीप लर्निंग के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिसमें हम एग्जाम में कर सकें, की पॉइंट जिसे बोलते हैं। और फाइनल में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो ये बात समझ में आई। तो आप ये जान चुके हैं कि डीप लर्निंग में क्या-क्या पढ़ना है। एएन का संबंध किससे?
ANN की बात करें, जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलें, इसका संबंध डीप लर्निंग से। एक्टिवेशन फंक्शन का संबंध डीप लर्निंग से। बार-बार बोल लें ताकि आपको माइंड में ये बैठ जाए कि इन सब का संबंध डीप लर्निंग से। सिग्मॉइड की बात करें तो ये डीप लर्निंग का एक पॉइंट है और ये एक्टिवेशन फंक्शन है। रेलू आपका क्या एक्टिवेशन फंक्शन है, डीप लर्निंग का ये पॉइंट है। टैन की बात करें, TANH यानी कि ये हाइपरबोलिक टेंजेंट होता है, तो ये आपका डीप लर्निंग का एक पॉइंट है, फंक्शन है आपका एक्टिवेशन। बैक प्रोपोगेशन की बात करें तो बैक प्रोपोगेशन आपका एक एल्गोरिदम है जो डीप लर्निंग का एल्गोरिदम है। टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग की बात करें, FNN आपका टाइप है, CNN, RNN, LSTM, गैन्स और ऑटो इनकोडर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं डीप लर्निंग के। डीप लर्निंग लेयर में काम करता है, ये आपका समझ में आया, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि डीप लर्निंग में क्या पढ़ना है, इन चीज़ों से परिचित हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं कि डीप लर्निंग होता क्या है। डीप लर्निंग पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि आप पहले अपने आप से रिलेट करके पढ़ें। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले हम अपनी लाइफ से संबंधित एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। हम जो बोलेंगे वो आपको खुद में इम्प्लीमेंट करना है, सोचते हुए चलना है। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार, डीप में हम लोग सोचते हैं ना, डीप में सोचना ही तो हमारा डीप लर्निंग है। हम डीप लर्निंग को अपने से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आप जरा आंख बंद करके अगर डीप में सोचते हैं, तो डीप में जब हम जाते हैं या कोई पुरानी बात डीप में जाकर याद करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या होता है? हमारे माइंड में वो चीज़ें इमेज बनने लगती है। किसी चीज़ को याद करते वो पल याद आने लगता है, वो बातें याद आने लगती हैं। कहीं से कोई साउंड धीरे-धीरे चीज़ें कितनी, यानी कि हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे माइंड में लाखों ही न्यूरॉन्स हैं और हर एक न्यूरॉन्स का अपना एक काम है। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कोई हमें इमेज पैदा कर रहा है, धुंधली-धुंधली इमेज आने लगती है ना? तो डीप में जाकर हम लोग सोचते हैं, तब हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि ये बात है। तो सेम यही डीप लर्निंग में है। डीप लर्निंग में भी डीप में जाकर चीज़ों को लर्न करता है। और ये जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी मनुष्य के मस्तिष्क के न्यूरॉन से लिया गया, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, वो न्यूरॉन से लिया गया है, ठीक है। मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से लिया गया, इस बात क्या समझ में आए? तो समझ में आया कि डीप लर्निंग जैसे हम लोग सोचते हैं ना, अंदर डीप में जाकर चीजें सोचते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। ऐसे डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स काम करते हैं, जिन्हें हम लोग न्यूरल्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? न्यूरल बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया? डीप लर्निंग में न्यूरल बोल दिया गया और हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से लिया गया, ये बात समझ में आई। अब हम बुकीज़ लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और बताते हैं बच्चे का। बच्चे को अगर हम सोचें, अगर कोई एक नया बच्चा है जो 1-2 साल का है, क्या उसको चीज़ें तो पता नहीं है, लेकिन वो भी तो डीप में जाकर चीज़ें सोचता होगा। ज़रा दिमाग लगाओ, बच्चा के दिमाग में क्या चलता होगा? वो चीज़ें देखता है, ठीक है? वो चीज़ों को देखता है, अंदर डीप में मन ही मन सोचता होगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है? वो उन चीज़ों को देखता है, गलती करता है, फिर सीखता है, ठीक है? वही आपका क्या है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी अंदर जाकर सोचता है, सीखता है, गलती करता है, फिर खुद के निर्णय, जैसे बच्चा सोचता है ना, सोचता है, गलती करता है, फिर एट फाइनली उसको कहीं समझ में आता होगा, ओह! ये चीज़ ये है ना? तो वो धीरे-धीरे समझ पाता है, तो खुद के निर्णय फिर बच्चे लेने लगते हैं, है ना? बच्चा खुद के निर्णय लेने लगता है, उसको बोल तो पाता नहीं है, ना ही आपसे पूछ पाएगा, तो मन ही मन सोचता रहता होगा, एट फाइनली वो समझ पाता होगा, अच्छा ये बात है। यही डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, यही डीप लर्निंग है, ठीक है? तो अब हम लोग बुकीज़ देखते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब हम मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग के बारे में, ठीक है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा है। याद रखेंगे, डीप लर्निंग जो है वो किसकी एक ब्रांच है? मशीन लर्निंग की ब्रांच है। देखो, एक हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक हम बात करते हैं मशीन लर्निंग और हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। देखो, मशीन लर्निंग ब्रांच है आपकी एआई की और डीप लर्निंग ब्रांच है आपकी मशीन लर्निंग की, और ओवरऑल इन सब की ब्रांच कौन है? एआई है। तो किस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे? सबसे अंदर रहेगा आपका डीप लर्निंग, फिर आपका रहेगा मशीन लर्निंग और फिर आपका रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, यानी कि मशीन लैंग्वेज और डीएल जो है, यानी कि डीप लर्निंग, ये सब एआई के ही सब ब्रांचेस हैं या ब्रांचेस हैं। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ से भी पॉइंट पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत ब्रांच है, एक शाखा है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल
नेटवर्क यानी कि एएनएन पर आधारित है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट निकल आया कि डीप लर्निंग किस पर आधारित है। डीप लर्निंग जो है आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। आर्टिफिशियल का मतलब आप जानते हैं कृत्रिम, जिसे हम मनुष्य बनाते हैं, और न्यूरल मतलब एक न्यूरॉन। हमारे मन में जो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है ना, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया न्यूरॉन का। तो ये न्यूरॉन को ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है? नेटवर्क पर आधारित होता है। ये करता क्या है, ये बड़े डेटा से स्वतः सीखने की क्षमता रखती है। क्लियर है? एक बड़ा डेटा से स्वयं सीखने की क्षमता रखती है। जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो धीरे-धीरे वो अपने आप सीखता है। कुछ चीज़ें तो वो धीरे-धीरे अपने आप में सीखता है ना? मन ही मन में उसकी कैलकुलेशन चलती होगी, न्यूरॉन्स उसके मन में चलते होंगे, न्यूरॉन्स उसके एक्टिव होते होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है ये। जिस तरह से बच्चा इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया से सीखता है, नई-नई चीज़ें सीखता है, मम्मी-पापा बोलना, चीज़ों को टच करना, है ना? महसूस करना, ये सब सीखता है। यही आपका क्या है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? एक बार फिर हम क्लियर करते हैं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। जिन बिंदु पर हम फोकस कर रहे हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, याद रखेंगे। ये करता क्या है? ये बड़े डेटा से स्वतः सीखने की क्षमता रखता है। तो डीप लर्निंग का मतलब क्या है? स्वयं सीखने की क्षमता आपकी डीप लर्निंग है। ये बात क्लियर है? इसमें डीप लर्निंग में मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं, जिसे हम डीप कहते हैं, ठीक है? तो चूँकि डीप लर्निंग में प्रोसेस क्या होता है कि 3 लेयरें होती हैं। एक आपकी होती है इनपुट लेयर, आगे डिस्कस करेंगे लेकिन हम पढ़ते हुए चलें। दूसरी होती है आपकी हिडन लेयर, और तीसरी होती है आपकी आउटपुट लेयर। दरअसल क्या है कि मशीन लर्निंग में हम कुछ क्या लेते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक? इनपुट किया, इनपुट यहाँ से जाता है आपके हिडन लेयर में, और हिडन लेयर में सारा काम होता है। यानी कि डीप लर्निंग की मेन जो लेयर है, जिसको हम जान बोलें, वो आपकी हिडन लेयर है। सब कुछ डिसीजन जो होता है डीप लर्निंग में, वो हिडन लेयर में होता है, और यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है, वो आपका आउटपुट बनकर आता है। जैसे फिर एग्जाम्पल की बात करें, बच्चे को ही लेंगे। बच्चे ने कोई चीज़ देखी, बच्चे ने एक खिलौना देखा, छोटा बच्चा है, 2 साल का, 1 डेढ़ साल का मान लो। उसने इसको देखा, उसके ये खिलौना उसके ये दिमाग में चल गया। दिमाग में ये इसका खिलौना चला गया, और दिमाग उसका क्या हो गया, दिमाग में हज़ारों लाखों उसके न्यूरॉन्स होंगे, और वही न्यूरॉन्स उसकी हिडन लेयर कहलाएगी, ठीक है? दिमाग उसका हिडन लेयर हो गया, और वो अब उसके दिमाग में इस खिलौने के बारे में कितने विचार चलते होंगे, ये क्या चीज़ है, कैसे मैं इसको खेलूँ, कैसे सोचूँ, है ना? फिर वो सोचते एक समय ऐसा आता है, वो इसके बारे में जान जाता है और कह रहे थे, अच्छा ये तो आपका एक गाड़ी है इलेक्ट्रिक, ऐसे मान लो, जो भी समझ लो, कुछ भी खिलौना हो सकता है। तब जाकर आउटपुट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई कि क्या होता है डीप लर्निंग, ठीक है? डेफिनिशन समझ में आई कि डीप लर्निंग क्या है। अब हम लोग बात करते हैं डीप लर्निंग में, जो हम लोगों ने देखा था एएनएन, ठीक? एएनएन का मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आखिर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में न्यूरल क्या है? न्यूरल का अर्थ क्या है डीप लर्निंग में? वैसे तो हमने बता दिया आपके एग्जांपल के माध्यम से, यहाँ पे देखते हैं। न्यूरल का अर्थ देखेंगे किसमें, डीप लर्निंग में न्यूरल का अर्थ क्या है? तो देखते हैं, डीप लर्निंग में न्यूरल शब्द ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स से लिया गया है। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है? तो डीप लर्निंग कहाँ से लिया गया है? मानव मस्तिष्क के ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन से लिया गया है। ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि डीप लर्निंग के मॉडल मानव मस्तिष्क की तरह सीखने की कोशिश करते हैं। डीप लर्निंग में कैसा सीखना होता है? जैसे हमारे मानव का मस्तिष्क किसी बच्चे का मस्तिष्क सीखने की कोशिश करता है, वही कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग में होता है। ये बात हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। ये बात क्लियर हुई? तो समझ में आया कि न्यूरल क्या है, कहाँ से न्यूरल का कॉन्सेप्ट आया। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन का क्या काम होता है। अगर ये बात समझ में आ गई, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन क्या काम करते हैं, तो डीप लर्निंग में न्यूरल क्या करता है, ये भी बात समझ में आ जाएगी। मानव मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, ये बात पता है, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और आगे भेजते हैं। जो एग्जाम्पल हमने बच्चे वाला दिया था कि बच्चे ने कुछ देखा, उसके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन गई, माइंड में हजारों लाखों लाखों करोड़ों उसके क्या न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स उसको एक एक्टिव करते हैं, और लाखों न्यूरॉन्स, हर एक न्यूरॉन्स का अपना अपना काम होता है। ऐसे ही डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स हैं,
किस न्यूरॉन्स का क्या काम है वही हमें सीखना है, वही तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? उदाहरण की अगर बात करें, जब आप किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, तो मस्तिष्क तुरंत पहचान जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में न्यूरॉन्स ने उस चीज़ को पहचान लिया है, सीख लिया है कि ये चेहरा किस व्यक्ति का है। तो ये बात समझ में आई कि न्यूरल क्या होता है, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन का क्या काम होता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन की बात करें, डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन का काम क्या है? डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन उसी विचार पर आधारित है जिस विचार पर मानव का मस्तिष्क होता है। लेकिन ये तो कृत्रिम है, हम लोग बनाए हैं हाथ से, तो ये तरीके से कह सकते हैं मानव द्वारा बनाया गया है न्यूरॉन है ये बात समझ में। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या करता है? आर्टिफिशियल न्यूरॉन करता क्या है? या इसे न्यूरल भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल जो न्यूरल होता है, मशीन डीप लर्निंग में ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल होता है, वो आपका इनपुट लेता है। कोई चीज़ देखेगा, इनपुट लेगा, फिर उसका वेट से गुणा करता है। इनपुट लेगा, उस इनपुट का वेट से गुणा करता है, फिर उसमें बायस जोड़ता है और एक्टिवेशन फंक्शन से निर्णय लेता है। कौन फंक्शन लेता है निर्णय? एक्टिवेशन फंक्शन से निर्णय लेता है। बस अभी आप याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन करता क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन इनपुट को लेता है, फिर वो वेट के साथ गुणा करता है, उसमें बायस जोड़ता है और एक्टिवेशन फंक्शन से निर्णय लेता है और फिर क्या कर देता है? आउटपुट देता है। ये बात समझ में आई? तो कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। यहाँ पर बात करें न्यूरॉन, तो न्यूरॉन किससे मिलकर बनाता है? इनपुट, वेट, बायस और एक्टिवेशन फंक्शन, इन चीज़ों से मिलकर एक न्यूरॉन बना होता है, याद रखेंगे। और न्यूरॉन तो लाखों होते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी होते हैं और डीएल में भी होते हैं, डीप लर्निंग में भी होते हैं। इस चीज़ को हम, जो बात यहाँ पर कही गई है, फॉर्मूले के माध्यम से भी समझ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट। आउटपुट आपका किस तरह से आता है? एक्टिवेशन देता है आपका वेट, वेट का गुणा किससे करता है? इनपुट में। यही तो कह रहा है कि वेट का गुणा किससे करता है? इनपुट में। और क्या जोड़ता है? बायस जोड़ता है, ये बायस जोड़ता है। ये फॉर्मूले के तौर पर भी याद रख सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है? तो पूछा जा सकता है ना, आर्टिफिशियल न्यूरॉन या डीप लर्निंग में आउटपुट किस फॉर्म में आता है? एक्टिवेशन, वेट, इनपुट और बायस। ठीक है? एक बात हम ये आपको बता दें कि जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क है, या डीप लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग में हम लोगों ने इनपुट लिया, उसमें बेट किया, बायस जोड़ा और ये जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, यही मेन खेल करता है पूरी डीप लर्निंग में, क्योंकि यही तो पूरा निर्णायक है। क्या चीज़ सही है, क्या गलत है? क्या उसको न्यूरॉन्स को क्या करना है, क्या काम नहीं करना है, ये एक्टिवेशन फंक्शन बताता है। ये आगे अभी और डिस्कस करेंगे, यहाँ से थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क न्यूरॉन को नेटवर्क क्यों कहा जाता है? नेटवर्क को मतलब आप जानते हैं क्या? अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझें, अपनी भाषा में कि हम लोग कभी कह रहे भाई का नेटवर्क तगड़ा है, मतलब कनेक्शन, लोगों का जुड़ाव, या जो भी सिस्टम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, तो वो आपका क्या है? नेटवर्क होता है। ठीक है? तो न्यूरल का मतलब क्या है? बहुत सारे जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल बनाए हैं या न्यूरॉन्स बनाए हैं, उनका जुड़ना एक दूसरे से, इस तरह से कनेक्शन होगा ना, इस तरह से पूरा ऐसे जुड़े हुए, पूरी एकदम जाल जैसा पूरा बिछा होगा, तो वो आपका क्या नेटवर्क है? न्यूरल नेटवर्क है। क्यों कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। ये एक नेटवर्क बनाते हैं, बिल्कुल मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की तरह। इसलिए इसे न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। बात समझ में? अभी हम देखेंगे जो न्यूरल नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क, एक न्यूरॉन बनता, हम लोगों ने बात की थी एक न्यूरॉन से तो पूरा काम चल नहीं पाएगा, तो बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ जुड़े होते हैं। तो ये न्यूरॉन की संरचना क्या होती है? इस न्यूरल की संरचना की बात करें, तो न्यूरल क्या करता है? न्यूरल मतलब हमारे दिमाग की जो न्यूरॉन्स हैं, वो पहले चीज़ों को देखेंगे ना। हमारा दिमाग क्या करता है? पहले चीज़ों को देखेगा, या सुनकर लेगा, या सुनेगा, या देखेगा। ये हमारा माइंड 2 ही चीज़ों से, तो 3 चीज़ों से हमारा माइंड इनपुट ले सकता है। 3 ही चीज़ें हैं जिनसे हमारा माइंड इनपुट ले सकता है। पहला, देखकर हम लोग इनपुट ले सकते हैं, चीज़ों को सुनकर इनपुट ले सकते हैं, और उसको टच कर कर, किसी को छूकर हम लोग महसूस करते हैं, इनपुट लेते हैं, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से न्यूरल नेटवर्क में बात करें, तो पहले वो इनपुट लेता है, इनपुट लेगा, इनपुट वो डेटा को नेटवर्क में प्रवेश करा देता है। ठीक है? फिर उसके बाद जब इनपुट ले लेगा, तो उसके अंदर आपकी हिडन लेयर होती हैं, हिडन लेयर अपना काम करती हैं, जो भी चीज़ें उसको आई, क्या है क्या नहीं, ये पहचानना, रिजल्ट देना, ये सब। फिर फाइनल वो क्या कर देता है? एक परिणाम दे देता है, याद रखेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क की 3 संरचना में
इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। यही पूरा कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग में, इनपुट, हिडन और आउटपुट। तो बस यहाँ ये सीखना है कि हिडन लेयर में क्या-क्या काम होता है, इनपुट लेयर में क्या काम होता है, आउटपुट लेयर में क्या होता है, कौन-कौन सी चीज़ें डीप लर्निंग में इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पर हमें देखना है। ये बात समझ में आई कि न्यूरल्स क्या होते हैं, नेटवर्क क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। अभी जो टर्म पढ़ा था कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन का डीप लर्निंग में काम क्या है, ये जानना ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट। अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो कर पाएँगे। देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन एक गणितीय फंक्शन है। क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जो यह तय करता है, क्या? कि न्यूरॉन को सक्रिय या एक्टिव होना है या नहीं। अगर होना है, तो कितना आउटपुट देना है, याद रखेंगे। तो हमारे न्यूरॉन को डीप लर्निंग में हमारे न्यूरॉन को कौन कंट्रोल करता है, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये भी तो कह सकते हैं। जब भाई पूरा एक्टिवेशन फंक्शन ही न्यूरॉन को एक्टिव होना या नहीं होना है, कितना आउटपुट देना या नहीं देना है, वो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है। तो कह सकते हैं ना कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। तो डीप लर्निंग में न्यूरॉन को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्टिवेशन फंक्शन। और एक्टिवेशन फंक्शन ये बताता है कि किस न्यूरॉन को एक्टिव होना है और किसको नहीं होना है। अब हमारे मस्तिष्क में जैसे न्यूरॉन्स करोड़ों हैं, ऐसे डीप लर्निंग में बहुत सारे आपके न्यूरॉन्स हैं या न्यूरॉन बोल रहे हैं, ठीक है? न्यूरल बोल रहे हैं या न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, न्यूरॉन यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो वो आपका क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा किसको क्या काम करना है? कह सकते हैं कि किस न्यूरॉन को क्या काम करना है और उसको क्या लेकर जाना है, आउटपुट क्या देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? एक्टिवेशन फंक्शन करता है। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एक्टिवेशन फंक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? डीप लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? अगर इस बात को हम लोग ध्यान दें, तो क्यों? क्योंकि अगर एक्टिवेशन फंक्शन ना होता, समझना, अगर डीप लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन ना होता, तो क्या होगा? न्यूरल नेटवर्क सिर्फ लीनियर गणना करेगा। तो वो सिर्फ लीनियर गणना कर पाएगा, मतलब सीधी-सीधी गणना कर देगा, बाकी नहीं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। कॉम्प्लेक्स जटिल प्रॉब्लम्स ये माइंड यानी कि नहीं कर पाएगा, ठीक है? डीप लर्निंग का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो फिर जब वो कठिन चीज़ें सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा, तो डीप लर्निंग काहे की डीप लर्निंग, ठीक है? याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन ना होने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आपने देख लिया। इसलिए एक्टिवेशन फंक्शन आपका क्या शो करता है? नॉन लीनियरिटी जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है? नॉन लीनियरिटी जोड़ता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सरल भाषा में समझे, अब एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या है? इस बात को हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे, याद रखेंगे। जैसे आपका ट्रैफिक सिग्नल एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कई सारी सड़कें हैं और सिग्नल कंट्रोल सिस्टम होता है आपका। कई सारी सड़कें आपका क्या इनपुट है। अगर बहुत सारी सड़कें इस तरह से हैं, माना कि ये चौराहे है, ठीक? अब इस चौराहे में किसको किधर जाना है, अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ना हो या सिग्नल ना हो, तो ये तो घिच-पिच हो जाएगा, सब लोग टकरा जाएँगे, इधर-उधर जाएँगे। तो जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल इस रोड को आने-जाने देता है, किसको किधर जाना है, वैसे ही आपका एक्टिवेशन फंक्शन कहता है कि किस रास्ते में किधर किसको जाना है, किधर किसको सिग्नल देना है, ये आपका न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है कौन? ट्रैफिक सिग्नल। ये बात समझ में आई? एक्टिवेशन फंक्शन तय करता है कि किधर किसको जाना है। अगर आपका ग्रीन होगा तो पास हो जाएगा, रेड होगा तो स्टॉप होगा, मतलब डिसीजन लेता है। न्यूरॉन्स के बारे में डिसीजन कौन लेता है या कौन कंट्रोल करता है? एक्टिवेशन फंक्शन करता है। उम्मीद करता हूँ एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, माइंड में आपकी चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या है? ये भी तो बात सही है कि न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें, बहुत सारे न्यूरल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस न्यूरल में एक्टिवेशन फंक्शन का काम है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? ये न्यूरॉन न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन पहले इनपुट लेता है। पहले क्या होगा, हमारे माइंड में चीज़ें क्या जाएँगी? इनपुट जाएगा। कोई भी चीज़ इनपुट कुछ भी हो सकता है। फिर न्यूरॉन क्या एक्टिवेशन क्या करता है? वेट से मल्टीप्लाई करता है। हमने देखा कि वेट से मल्टीप्लाई करता है। कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था कि प्रोसेस क्या होता है? इनपुट लिया जाता है, वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें बायस जोड़ा जाता है और एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? अप्लाई करता है और फिर फाइनली आउटपुट देता है। ये याद रखेंगे, स्टेप याद रखेंगे। तो
4 ही तो स्टेप है, न्यूरल इनपुट लेता है, वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, वाइस जोड़ा जाता है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं और आउटपुट आता है। ये बात क्लियर हुई? अब एक्टिवेशन फंक्शन के मुख्य कार्य क्या हैं? हालाँकि समझ चुके हैं। इसके अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो एग्ज़ाम पॉइंट पढ़ते हैं, एक पॉइंट में कैसे समझेंगे, यही तो की पॉइंट है, ठीक है? तो एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें मुख्य कार्य में, नॉन लीनियरिटी जोड़ना इसका काम है, डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सीखता है या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? एक्टिवेशन फंक्शन। न्यूरॉन को एक्टिव और डीएक्टिव कौन करता है? ये भी पॉइंट क्लियर है। तो पूछा जा सकता है कि कौन-सा डीप लर्निंग में एक ऐसा टर्म है जो न्यूरॉन्स को एक्टिव और डीएक्टिव करता है या उसको कंट्रोल करता है, उसको डिसाइड करता है कि उसको क्या काम करना है, वो आपका करता है एक्टिवेशन फंक्शन करता है, याद रखेंगे। आउटपुट की रेंज को नियंत्रित करता है कौन? आपका एक्टिवेशन फंक्शन। लर्निंग को बहुत अच्छा और प्रभावी बनाता है कौन? आपका एक्टिवेशन फंक्शन, याद रखेंगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन कौन-कौन से होते हैं? अब चूँकि जो लेयर जो हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें हम लोग पढ़ा है एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन में कुछ फंक्शन होते हैं, वो याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और फिर इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिग्मॉइड हम लोग पहले ही आपको डिस्कस कराया था कि सिग्मॉइड का संबंध किससे? एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन से है। तो सिग्मॉइड क्या है आपका? सिग्मॉइड आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। इसका यूज़ क्या है? ये आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, ये वन लीनियर में अभी समझेंगे। ठीक है? एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर ये पॉइंट है। सिग्मॉइड का मतलब क्या है? बाइनरी क्लासिफिकेशन करना और बाइनरी नंबर जानते हैं आप 0 और 1, ठीक है? सिग्मॉइड क्या करता है? 0 और 1 में रिजल्ट देता है या ऐसे कह सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है कौन आपका? सिग्मॉइड किसमें? एक्टिवेशन फंक्शन में। ये आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन है। अलग-अलग एक्टिवेशन फंक्शन के अलग-अलग काम हैं। तो देखते हैं, रेलू की अगर हम बात करें, रेलू का मतलब है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ये आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन है। इसका काम क्या है? ये आपका हिडन लेयर में काम करता है। इसका काम क्या, अब ये देखेंगे और इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट पॉपुलर अगर आपका कोई फंक्शन है एक्टिवेशन, वो आपका रेलू है। क्लियर है? इसके बाद हम टीएनएच की बात करें, टैन की बात करें या टान बोलते हैं इसको, टान। मतलब तो एच का मतलब हाइपरबोलिक, टी से आपका टेंजेंट, तो हाइपरबोलिक टेंजेंट इसकी फुल फॉर्म में होती है। ये आपका जीरो सेंटर्ड होता है, आउटपुट याद रखेंगे। सीधा भी वन लाइनर याद रखेंगे, डीप में भी इसको डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट मैक्स आपका क्या होता है? सॉफ्ट मैक्स आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन है। ये नाम चारों याद रखेंगे। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है। रेलू आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो आपका रेक्टिलिनियर यूनिट को देखता है। 10 आपका जीरो सेंटर्ड आउटपुट देता है और आपका सॉफ्ट मैक्स आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करता है। ये आपके एक्टिवेशन फंक्शन है। अब हम बात करते हैं सिग्मॉइड का काम क्या होता है एक्टिवेशन फंक्शन में या डीप लर्निंग में। सिग्मॉइड क्या करता है? ये आउटपुट 0 और 1 के रूप में देता है, यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, बाइनरी के रूप में देता है। जैसे कि अगर कोई पास है तो 1 दे देगा, फेल है तो 0 दे देगा। पास और फेल बस इतना बताता है, ये आपका क्या है? सिग्मॉइड। तो ये पूछा जाता है कि सिग्मॉइड क्या देता है? सिग्मॉइड का काम क्या है? सिग्मॉइड आउटपुट को 0 और 1 के रूप में देता है या बाइनरी क्लासिफिकेशन के रूप में ये आउटपुट देता है, इस बात को याद रखेंगे। सिग्मॉइड है क्या आपका? एक आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, इस बात को याद रखेंगे। अगला बात करते हैं, रेलू की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेलू की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एक्टिवेशन फंक्शन में रेलू आपका नेगेटिव वैल्यू को 0 देता है और पॉजिटिव वैल्यू को सेम देता है। तो पूछा जा सकता है कि डीप लर्निंग में कौन-सा ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यू को 0 करता है और पॉजिटिव वैल्यू को सेम देता है? जैसे आपने देखा होगा, अगर हम इसको फंक्शन के माध्यम से समझें, आप देखेंगे एफ(x) इक्वल टू होता है इसका मैक्सिमम 0, एक्स। इसका मतलब क्या है कि आप एफ(x) में x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो ये आपका 0 देता है। नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो सेम रखेगा। जैसे कि आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो ये 2 देगा, 3 रखी तो 3 देगा, -3 रखेंगे तो 0 देगा। तो कहने का मतलब है रेलू आपका नेगेटिव वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 0 देता है और पॉजिटिव वैल्यू जो भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो आपका सेम देता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। रेलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है। ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यू को 0 देता है और पॉजिटिव वैल्यू को सेम देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें टाह की बात करें, तो टाह आपका क्या है कि ये आउटपुट देता है किस रूप में?
ये इसकी रेंज जो होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो आपका 0, -1 और ये आपका +1। तो ये -1 से लेकर 1 के बीच में ये आपका आउटपुट देता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि कौन-सा आपका एक्टिवेशन फंक्शन है जो आउटपुट -1 और 1 के बीच में देता है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे TAH देता है, TANH देता है, हाइपरबोलिक टेंजेंट देता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बैलेंस्ड लर्निंग करने। बैलेंस्ड लर्निंग इसका काम है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बैलेंस्ड लर्निंग का संबंध किससे? TAH फंक्शन से है, याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम बात करते हैं सॉफ्ट मैक्स की बात करें। सॉफ्ट मैक्स इंपॉर्टेंट है। ये आउटपुट में क्या आता है? प्रोबेबिलिटीज बताता है, संभावनाएं देता है। तो कौन सा आपका एक्टिवेशन फंक्शन है जो आपकी प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बताता है एज अ आउटपुट? तो आप कहेंगे सॉफ्ट मैक्स बताता है, इंपॉर्टेंट है। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करता है, इंपॉर्टेंट है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन, ये सभी अलग अलग क्लास के ही तो हैं। तो ये इसका इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट मैक्स का होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? रेलू का क्या होता है? इतना ही याद रखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। रेलू आपका जीरो, नेगेटिव वैल्यू को जीरो करता है, पॉजिटिव वैल्यू को सेम रहने देता है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। टा की बात करें, ये -1 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू देता है, बैलेंस लर्निंग में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट मैथ्स क्या करता है? ये प्रोबेबिलिटीज को बताता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ उपयोग होता है। अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन हम लोगों ने देखा, तो एक्टिवेशन फंक्शन में हम लोगों ने जब प्रोसेस देखा तो 2 लेयरें हो 3 लेयरें हम लोगों ने पढ़ी है, इनपुट, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेलू और टाक किस लेयर पर काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डीप लर्निंग में रेलू आपका हिडन लेयर में काम करता है और टाक भी आपका कहाँ है? हिडन लेयर में काम करता है, इंपॉर्टेंट है। जबकि सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स, हम लोगों ने 3 लेयर पढ़ी है ना, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। तो रेलू और टहा आपका हिडन लेयर में काम करता है, इस बात को याद रखें कि इंपॉर्टेंट है। जबकि आउटपुट लेयर में आपका सिग्मॉइड और सॉफ्ट मैक्स आपका आउटपुट लेयर में काम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बिंदु बनेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक की बात करें, मेमोरी ट्रिक याद रखेंगे, एक्टिवेशन के बारे में याद रखेंगे। एक्टिवेशन नो डीप लर्निंग, बात समझ में है? मतलब डीप लर्निंग में एक्टिवेशन जान है, एक्टिवेशन नहीं होगा तो आपका लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ न्यूरॉन्स को करने की सलाह कौन देता है? उनको कंट्रोल कौन रखता है? आपका एक्टिवेशन करता है। तो नो एक्टिवेशन नो डीप लर्निंग, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि डीप लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है या कौन से टर्म महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे एक्टिवेशन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है डीप लर्निंग में, क्योंकि नो एक्टिवेशन नो डीप लर्निंग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम देखते हैं कि जो टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था जब इंट्रोडक्शन में, कि बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम की बात करें, यह एक लर्निंग एल्गोरिदम है। ये क्या है? एक आपका लर्निंग एल्गोरिदम है। ये करता क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे, यही से एग्जाम पॉइंट बनेगा। ये एरर को, जो त्रुटियां होती हैं, जो गलती होती है, वो आउटपुट से इनपुट की ओर वापस भेजता है। जैसे अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, तो पहले क्या करता है? वो गलती करता है, लेकिन वो गलती करता है, फिर उसको टीचर वापस तुरंत काम देता है, ये याद रखेंगे कि नहीं, दोबारा सही से करो। तो यही काम आपका बैक प्रोपोगेशन होता है, कि आपने कोई गलती की, गलती आपको जो की है उसको आउटपुट ना देकर तुरंत आपको इनपुट में भेजता है कि दोबारा सही करके लाओ। तब फिर उसको सही सही करके दोगे, तब उसको आउटपुट देंगे। तो याद रखेंगे कि बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है? एरर को आउटपुट से इनपुट की ओर भेजता है, वापस भेजता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये फिर आगे बैट्स को क्या करता है? अपडेट करता है। जो आपने इनपुट दिया, वहां पर जो बैट्स होगा उसको सुधार करता है कि कुछ तो गलती हुई है, उसको सुधार करो, इनपुट है, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के एल्गोरिदम में एरर को आउटपुट से इनपुट की ओर वापस भेजा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? बैक प्रोपोगेशन में भेजा जाता है। ये बात माइंड में बांध के रखना, इस बात को गांठ। या पूछा जा सकता है, बेट्स का अपडेट कौन एल्गोरिदम में किया जाता है? तो बेट्स का अपडेट आपका बैक प्रोपोगेशन में किया जाता है, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम में किया जाता है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि डीप लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण एल्गोरिदम है। तो पूछा जाएगा कि डीप लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण एल्गोरिदम कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? बैक प्रोपोगेशन बताएंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, जो आपको याद करने में आसानी होगी। बच्चा
लिखना सीखता है, वो बता तो दिया, एग्जाम्पल वही है। चलो, बच्चा लिखना अगर सीखता है तो बच्चा क्या करता है, गलती करता है, टीचर सुधार करता है, बच्चा अगली बार फिर बेहतर लिखता है। यही आपका क्या है, ये आपका बैक प्रोपोगेशन का एक एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। बैक प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, ढूंढने से नहीं मिलेगा है, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टर्म याद रखेंगे, लॉस और कॉस्ट फंक्शन भी इसका इस्तेमाल होता है डीप लर्निंग में। लॉस और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखेंगे और इनका यूज देखेंगे, बस पूछा जाता है। आपका मीन स्क्वायर्ड एरर की बात करें तो मीन स्क्वायर एरर का इस्तेमाल जो है रिग्रेशन में होता है, ठीक है, और क्रॉस एंट्रोपी का अर्थ जो है वो आपका क्लासिफिकेशन में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अगला टर्म याद रखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या है, ये याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का आप याद रखेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट किससे संबंधित है, ऑप्टिमाइज टेक्निक से संबंधित है, इतना याद रखेंगे। स्टोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें, जिसे हम एसडीजी बोलते हैं, एसजीडी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एसजीडी की फुल फॉर्म क्या है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। इसका संबंध किससे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एडम ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध किससे, ये सभी डीप लर्निंग से, ये तो आप पता है, ये सबसे लोकप्रिय आपका एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। तो ये तीनों ही क्या है, ये आपकी तीनों ही ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ये आपका एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। स्टोचास्टिक, स्टोचास्टिक बोल सकते हैं, स्टोचास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसे हम एसजीडी बोलते हैं, ये आपका एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, किसमें, डीप लर्निंग में। एडम ऑप्टिमाइजेशन आपका एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है डीप लर्निंग में, याद रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने, एग्जाम ओरिएंटेड वन लीनियर फॉर्म में देखेंगे, ये भी पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। CNN इज अ बेस्ट फॉर इमेज डेटा, इमेज डेटा के लिए CNN बेस्ट है, ये आगे डिस्कस करेंगे। बैक प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन मिनिमाइज एरर, एरर को कम करता है क्या, बैक प्रोपोगेशन करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रेलू की हमने ये बात की थी, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की बात करें, इज मोस्ट यूज एक्टिवेशन फंक्शन है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है। जीपीयू इम्प्रूव्स डीप लर्निंग परफॉर्मेंस, ये भी हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं, मेन पॉइंट आया डीप लर्निंग के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सब एग्जाम ओरिएंटेड था, डीप लर्निंग से संबंधित था। अब हम देखते हैं डीप लर्निंग के प्रकार। डीप लर्निंग के प्रकार क्या क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले ही कि FNN आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। CNN आपका डीप लर्निंग का एक प्रकार है। कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। RNN आपका क्या है, डीप लर्निंग का एक प्रकार है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। LSTM इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। गैन्स की बात करें, जनरेटिव एडवर्सियल एडवर्सरियल नेटवर्क्स इसकी फुल फॉर्म है। और ऑटो इनकोडर, ये आपके डीप लर्निंग के प्रकार हैं। तो अब आप ये जान चुके हैं कि डीप लर्निंग के कौन कौन प्रकार हैं, ये याद होने चाहिए आपको, कैसे भी करके 2 4 3 बार 5 बार, जब तक याद ना हो जाए, ये पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। एटलीस्ट जब ये आपको पता होगा ना कि इन सबका संबंध डीप लर्निंग से है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में मार देंगे, अरे ये तो क्वेश्चन डीप, ये तो इसका संबंध डीप लर्निंग से है। तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख पाएंगे जब ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में, इनका क्या क्या काम है डीप लर्निंग में, ठीक है। जैसे हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, किसी ना किसी न्यूरॉन्स का अलग काम है, कोई हमारे इमेज को दिखाता है, कोई साउंड को, ऐसे ही ये इनको मान सकते हैं, ये आपका क्या है, ये डीप लर्निंग, यानी कि डीप लर्निंग को मान लो एक दिमाग, ये मस्तिष्क मान लो, और ये मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन हैं। तो इस FNN न्यूरॉन का क्या काम है हमारे डीप लर्निंग में, CNN का क्या काम है डीप लर्निंग में, RNN का क्या काम है डीप लर्निंग में, LSTM का क्या काम है डीप लर्निंग में, GNS का क्या काम है डीप लर्निंग में, और ऑटो इनकोडर का क्या काम है डीप लर्निंग में। यही तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके काम क्या है, कौन क्या करता है, ये अब देखते हैं। बढ़ते हैं अब हम लोग FNN की तरफ, ठीक है। कहानी अब और डीप शुरू होती है। तो FNN की बात करें तो ये आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रखेंगे, अपने आप में 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। FNN की बात करें तो FNN आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का
आर्टिफिशियल डीप न्यूरल नेटवर्क है, ये तो बात हम लोग जानते हैं। जिसमें ये पॉइंट मेन शुरू हो रहा है, इसमें क्या होता है, डेटा केवल एक दिशा में चलता है। तो पूछा जा सकता है किस प्रकार के न्यूरल नेटवर्क में डेटा एक डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल होता है, एक ही दिशा में बहता चला जाता है, वो आपका है एफएनएन में है, याद रखेंगे। नाम ही है फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता रहता है, एक दिशा में डेटा चलता है, याद रखेंगे, यही मेन बिंदु है, यही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो किस प्रकार के न्यूरल नेटवर्क में डेटा एक डायरेक्शन में चलता है, एफएनएन में चलता है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे इनपुट लिया, प्रोसेस तो वही है, इनपुट लेगा, हिडन लेयर होंगी, हिडन लेयर एक से अधिक होती हैं, ये याद रखेंगे, और आउटपुट मिल जाता है। ये भी पॉइंट है, इसमें कोई फीडबैक या लूप नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के न्यूरल नेटवर्क में फीडबैक नहीं होता या लूप नहीं होता। लूप का मतलब है ये जब एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी कि ये वापस दोबारा नहीं रिवर्स आता, इसको फीडबैक नहीं दिया जाता कि आपने क्या सही किया, ये चला गया तो चला गया। ठीक है, ये इसका काम है। एफएनएन समझ में आया क्या है। अब हम देखते हैं कि एफएनएन की डेफिनेशन तो समझ में आई, एफएनएन का काम क्या होता है ये देखें। तो एफएनएन का काम है क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, क्या काम है, क्लासिफिकेशन करना, डेटा को क्लासिफिकेशन करना, बांटना, एफएनएन का काम होता है। ये क्या करता है, डेटा को अलग अलग वर्गों में बांटता है, याद रखेंगे, काम भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, तो डेटा को कौन अलग अलग वर्गों में बांटता है, तो आप कहेंगे एफएनएन बांटता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा डेटा है, कोई स्टूडेंट पास है या फेल है, लंबा है या छोटा है, मोटा है या पतला है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, इनको कौन डिवाइड करेगा। कोई चीज मेल स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो ये डिवाइड करता है, अलग अलग चीजों में बांटता है, कौन, एफएनएन। जैसे कि पास फेल का डिसीजन कौन करेगा, एफएनएन करता है, कि पास से फेल है इसको डिवाइड करता है। कोई स्पैम है या नॉट स्पैम है, ये डिवाइड करता है। ये आपका रिग्रेशन में काम करता है। रिग्रेशन का मतलब है भविष्यवाणी करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की भविष्यवाणी करता है, कौन, याद रखेंगे। तो ये क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की भविष्यवाणी कौन करता है, एफएनएन करता है। जैसे कि सैलरी की प्रिडिक्शन की, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये एफएनएन करता है। मार्क्स प्रिडिक्शन करता है कि अरे यार तुम्हारे मार्क्स इतने आएंगे, तो ये मार्क्स प्रिडिक्शन करता है, एफएनएन करता है, याद रखेंगे। तीसरा इसका काम क्या है, ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, किस पैटर्न पर काम चल रहा है, क्या है पैटर्न उस आउटपुट इनपुट का। तो दिए गए डेटा में छिपे पैटर्न पहचानता है, याद रखेंगे। जो डेटा आपने दिया है उसमें क्या पैटर्न छिपा हुआ है, उसको पहचानता है, आपको एफएनएन पहचानता है, याद रखेंगे। डिसीजन मेकिंग करता है, ये डिसीजन लेता है, यानी कि इनपुट के आधार पर सही निर्णय लेना इसका काम है, याद रखेंगे। तो एफएनएन क्या होता है समझ में आया, इसका काम क्या है ये समझ में आया, क्लियर है। ये याद रखेंगे, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सीएनएन की, बात करते हैं। सीएन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसका क्या काम होता है डीप लर्निंग में, ये देखते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है, ये बात जानते हैं, हम पहले से जानते हैं, क्योंकि इसका संबंध ही डीप लर्निंग से है। जिसका मुख्य रूप, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका मुख्य काम क्या है, इमेज या विजुअल डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल इमेज के लिए किया जाता है, या ऐसा डेटा जो दिखता है विजुअल के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल इमेजेस के लिए किया जाता है, इमेज डेटा के लिए किया जाता है, विजुअल डेटा के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे CNN का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। यह करता क्या है, ये कन्वोल्यूशनल पूलिंग और फुली कनेक्टेड लेयर के माध्यम से ऑटो फीचर ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन करता है। मतलब आपने कोई दिया इमेज, उस इमेज को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वहां से वो खींच लेता है, निकाल लेता है। तो ये पूछा जाता है, यही पॉइंट, कि ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन करना किसका काम है, सीएनएन का है। तो डेटा से या इमेज से या जो विजुअल डेटा है उससे एक्सट्रैक्शन करना किसका काम है, सीएनएन का काम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये कन्वोल्यूशनल पूलिंग और फुली कनेक्टेड लेयर के माध्यम से करता है। और इसमें हेल्प कौन करता है, इसकी कन्वोल्यूशनल पूलिंग और फुली कनेक्टेड लेयरें जो होती हैं वो इसकी मदद करती हैं डेटा को या इमेज को एक्सट्रैक्ट करने में। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज से किसी चीज को बाहर निकालना, उसको खींचना, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये यहाँ से भी समझेंगे, सीएनएन एक डीप लर्निंग मॉडल है। सीएनएन क्या है, एक आपका डीप लर्निंग मॉडल है, जो इमेज डेटा से, इंपॉर्टेंट बात समझना, ये इसकी ये स्पेशलिटी है, ये क्वेश्चन याद रखना है। ये इमेज डेटा से स्वतः विशेषताएं, विशेषताएं मतलब उसकी जो फीचर हैं वो निकाल कर पहचान और वर्गीकरण करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है? तो ये क्या करता है, इमेज डेटा से अपने आप उसके क्या-क्या अच्छे फीचर हैं या बुरे हैं, जो भी हैं, उन सबको निकाल लेता है, पहचानता है और उसको अलग-अलग कर देता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो सीएनएन क्या होता है, समझ में आया? इसके यूजेस की देखें, तो इमेज में प्रोसेसिंग करना, फेस रिकॉग्निशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो मोबाइल में आपका फेस लॉक लगा है, तो आपके मोबाइल के सामने चेहरा आने के मोबाइल का लॉक खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सीएनएन है। वो एक आपका डीप लर्निंग है, वो आपके चेहरे को पहचानता है, एनालाइज़ करता है, अच्छा ये तो इन्हीं व्यक्ति का चेहरा है, ये खोल दो। तो आपका फेस रिकॉग्निशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है सीएनएन का। मेडिकल इमेजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? मेडिकल इमेजिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। इससे रिलेटेड की पॉइंट याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जो एमसीक्यू फोकस में किया गया है। सीएनएन क्या है? सीएनएन आपका एक डीप लर्निंग मॉडल है। फुल फॉर्म पूछी जाए तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये बेस्ट फॉर किसके लिए? सबसे अच्छा इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क कौन-सा है? न्यूरल नेटवर्क कौन-सा है? तो आप कहेंगे ये आपका सीएनएन है, इस बात को याद रखेंगे। यूजेस करता है इस ये किस-किस चीज़ों का इस्तेमाल करता है? ये फेस को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि इमेज को एक्सट्रैक्ट करने में या फीचर को एक्सट्रैक्ट करने में ये आपका कन्वोल्यूशन का इस्तेमाल करता है और पूलिंग लेयर का इस्तेमाल करता है, याद रखेंगे, ठीक है? और एक और है आपकी फुली कनेक्टेड लेयर का इस्तेमाल करता है। ये ऑटोमेटिक फीचर को लर्निंग कर लेता है और हैंडल्स स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन देता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सीएनएन क्या समझ में वो हम लोगों ने क्लियर किया था। एफएनएन क्या होता है, बोल क्लियर किया था। अब हम आगे देखते हैं, आरएनएन की बात करते हैं। आरएनएन की फुल फॉर्म में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये अपने आप में याद रखना, क्लियर है। इसका काम क्या होता है, ये देखते हैं। आरएनएन की बात करें, जिसे हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, एक प्रकार का डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है। ये सभी में लिखा हुआ है, यानी कि ये सभी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है, ये हम जानते हैं। मेन पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये करता क्या है, ये सीक्वेंशियल और टाइम शेयरिंग डेटा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, यही इसकी जान है, ठीक है। आरएनएन की यही मेन पॉइंट है। ये करता क्या है, ये सीक्वेंशियल या टाइम सीरीज डेटा को प्रोसेस करता है। तो किस प्रकार का नेटवर्क सीक्वेंशियल या टाइम सीरीज डेटा को प्रोसेस करता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे आरएनएन करता है, ठीक है। इसमें फीडबैक कनेक्शन यानी कि लूप होता है, इसमें लूप होता है, ये बार-बार पीछे भी जा सकता है, ठीक है? पीछे भी जा सकता है, यानी कि यह पिछली जानकारी को भी याद रख सकता है। तो किस प्रकार का नेटवर्क अपनी पिछली जानकारी को भी याद रख सकता है? याद रखेंगे, आरएनएन रख सकता है। अच्छा, जब ये पिछली जानकारी को याद रख सकता है, तो यानी कि इसमें ये स्टोरेज होता होगा, यानी कि इसमें मेमोरी भी होती है। तो आरएनएन में क्या होती है? मेमोरी होगी तभी तो पीछे वाली बातें याद रख पाएँगे। तो आरएनएन में क्या होता है? मेमोरी भी होती है, इसमें लूप होता है। कौन-सा नेटवर्क पिछली बातें याद रख सकता है? आप कहेंगे आरएनएन रखता है। और ये क्या करता है? ये किस प्रकार की प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है? ये सीक्वेंशियल, मतलब क्रम से टाइम सीरीज़ डेटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है आरएनएन को। ये बात समझ में है? आगे देखते हैं ये पॉइंट क्या है। आरएनएन एक लर्निंग मॉडल है, वही बात एक सिंपल भाषा में लिखिए, जो सीक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध डेटा को प्रोसेस करता है। तो क्रमबद्ध डेटा को कौन प्रोसेस करता है? आरएनएन करता है। और ये पिछली जानकारी को याद रखता है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएनएन क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो टाइम सीरीज डेटा में किसका इस्तेमाल करेंगे? आरएनएन का किया जाता है। स्पीच को रिकॉग्नाइज करना हो, स्पीच रिकॉग्नाइज में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आरएनएन नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और टेक्स्ट को प्रेडिक्शन करना हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। की पॉइंट क्या निकल के है? आरएनएन क्या है आपका? आरएनएन आपका एक डीप लर्निंग मॉडल है। बेस्ट फॉर, ये किस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है? सीक्वेंशियल और टाइम सीरीज डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है आरएनएन, याद रखेंगे। ये हैज़ मेमोरी, इसके पास मेमोरी होती है क्योंकि ये फीडबैक लूप रखता है। ये पीछे वाली बातों को भी याद रखता है। इनपुट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस डेटा, इसका जो इनपुट है वो प्रीवियस डेटा पर डिपेंड करता है। सफर्स फ्रॉम, ये किस चीज़ से सफ़र करता है या प्रॉब्लम सामने करता है? किससे? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, यानी कि ये जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? इससे सॉल्व करता है। याद रखेंगे, आरएनएन जो है वो किससे? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से सफ़र करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट अगला एलएसटीएम। एलएसटीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी फुल फॉर्म में, याद रखेंगे, पूछी जाती है। एलएसटीएम एग्जाम में आ चुका है। एलएसटीएम आपका वित्तीय संस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, वित्तीय लेन-देन में।
तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एलएसटीएम एक प्रकार का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन है। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि आरएनएन का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांस वर्जन है, उन्नत आपका एक वेरिएंट है कह सकते हैं, याद रखेंगे, या आपका नेटवर्क है। तो आरएनएन का उन्नत नेटवर्क कौन सा है? आपका एस एलएसटीएम है, याद रखेंगे, जिसे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को याद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब आपकी जो बहुत ज्यादा पुरानी डिपेंडेंसी है, बहुत ज्यादा जो यादें हैं, उनको, निर्भरताएं हैं, उनको याद करने के लिए इसको बना दिया गया, किसको? एलएसटीएम को बना दिया गया, याद रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को याद करने के लिए डिजाइन किया गया है, किसका? एलएसटीएम को किया गया है। और ये आपका आरएनएन का ही एक रूप है। यह बैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को कम करता है। अब देखो, आरएनएन क्या था? वो बैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को फेस करता था, उस समस्या को वो झेलता था, लेकिन एलएसटीएम बना दिया गया, ये इस चीज को कम करता है। तो बैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को कौन कम करता है? एलएसटीएम करता है। और ये भी सिक्वेंशियल टाइम सीरीज डेटा का प्रभावी ढंग से प्रोसेस करता है। तो सिक्वेंशियल टाइम सीरीज डेटा को आरएनएन भी करता है, उसका एडवांस वर्जन है आपका एलएसटीएम। बात समझ में आए? अब ये बात देखते हैं, एलएसटीएम आरएनएन का उन्नत रूप है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। जो करता क्या है? एलएसटीएम क्या करता है? लंबी अवधि की जानकारी को याद रखने में सक्षम बनाता है। बहुत लंबी जानकारी, बहुत लंबे समय तक याद बना रहे, इसमें इस्तेमाल किया जाता है एलएसटीएम का। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के टेक्नोलॉजी या डीप लर्निंग में नेटवर्क है जो लंबे समय तक चीजें याद रहें, बनी रहें, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बनी रहे, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? आरएनए का बताएंगे या एलएसटीएम का? तो आप बताएंगे एलएसटीएम। और एलएसटीएम का मतलब है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बात क्लियर हुई? और ये बैनिसिंग ग्रेडियंट समस्या को भी कम करता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आरएनएन एडवांस रूप है किसका? मतलब आरएनएन का एडवांस रूप है आपका एलएसटीएम। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी सीखता है ये, मतलब बहुत लंबे समय तक चीजें बनी रहें, ये सीखता है। कॉमन एग्जांपल्स अगर हम देखें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, स्पीच रिकॉग्निशन का काम करता है, ये बना रहता है। मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग में एलएसटीएम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ की पॉइंट देखते हैं एमसीक्यू फोकस को ध्यान में रखते हुए। एलएसटीएम आपका क्या? आपका एडवांस आरएनएन है, इस बात को भी याद रखेंगे। और इसकी फुल फॉर्म लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। ये हैंडल करता है क्या? लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को कौन हैंडल करता है? तो पूछा जा सकता है ना कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को कौन करता है? तो एलएसटीएम ही लिखा होगा। अगर फुल फॉर्म लिख देगा लॉन्ग, तो आप लॉन्ग लॉन्ग करके मार देंगे। तो एलएसटीएम का मतलब डायरेक्ट मन में याद होना चाहिए। इसमें मेमोरी सेल यूज होती हैं, क्योंकि जब ये चीजें याद रखेगा तो उसके लिए मेमोरी भी तो होनी चाहिए। तो इसमें मेमोरी का इस्तेमाल इसमें भी होता है और आरएनएन में भी होता है। ये हैश गेट्स रखता है, इसमें क्या है? इनपुट, फॉरगेट और आउटपुट रखता है। बेस्ट ये है आपका स्पीच, टेक्स्ट और टाइम सीरीज के लिए एक अच्छा टूल कह सकते हैं, या एक न्यूरॉन कह सकते हैं। क्लियर है? या एक मेमोरी है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं एलएसटीएम के यूजेस क्या हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो यूपी ट्रिपल सी पूछ सकता है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, एलएसटीएम में। ये क्या करता है? स्पीच रिकॉग्निशन में ये क्या काम करता है? आवाज को शब्दों में बदलना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो है कि आवाज को शब्दों में बदलना किसका काम है? एलएसटीएम का। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आप बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट से बोलते हैं ना, ये आपने कुछ बोला और गूगल असिस्टेंट ने उसको लिख कर दे दिया। एलेक्सा, सिरी, ये सब क्या है? ये एलएसटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी आवाज को शब्दों में बदलते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन में इसका काम आता है, याद रखेंगे। एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करता है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में। टेक्स्ट प्रिडिक्शन या ऑटो कंप्लीट करने में अगले शब्द की भविष्यवाणी भी कर देता है। और जैसे कि एग्जाम्पल, मोबाइल कीवर्ड सजेशन। आप अगर मोबाइल कीबोर्ड में आप आर लिखना चाहते हैं, तो को वो आपका राम लिख दे। सजेशन पहले ही कीबोर्ड में दे देते ना कि आर का मतलब ये तो नहीं लिखना चाह रहे हो, ये तो नहीं लिखना चाह रहे हो। तो ये सब किसका काम है? एलएसटीएम का काम है, क्योंकि उसके पास चीजें फीड हैं, मेमोरी है ना, वो चीजें को सेव रखा है कि आप क्या क्या सर्च करते हैं, उस हिसाब से दे देता है। आप कीबोर्ड में कोई शब्द बहुत बार टाइप कर रहे हैं, तो उसका पहला ही वर्ड आप करेक्टर लिखेंगे, तो क्या वो वही चीज लिख कर दे देता है ना। कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस भी करता है, जैसे कि टेक्स्ट की भावना को पहचानना, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू भी देता है।
ये टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है, यूजेज होता है। भविष्य की जानकारी का अनुमान बताता है। आपके एग्जाम्पल में जैसे कि स्टॉक प्राइस में इसका इस्तेमाल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौसम की प्रेडिक्शन करने के लिए, हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन करने में इसका इस्तेमाल होता है, लिखे हुए अक्षरों की पहचान भी ये करता है, वीडियो सीक्वेंस एनालिसिस भी करता है, फ्रेम बाय फ्रेम डेटा प्रोसेसिंग भी करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो एलएसटीएम क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, और सारी चीज़ें जान चुके हैं। एग्जाम्पल क्या है, की पॉइंट भी देखे, और इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली बात करते हैं गैन्स की, GANS, जनरेटिव एडवर्सियर एडवर्सरियल एडवर्सियल स्पेलिंग गलत है क्या, एडवर्सरियल, ठीक है यार, नेटवर्क, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्लियर है। ओके, तो गैन्स आपका क्या है, एक प्रकार का डीप लर्निंग मॉडल है। देखो, जनरेटिव का मतलब क्या है, वो जनरेट करता है और एक उसका विरोध करता है, ठीक है। एडवर्स उसका है ना, वाइस वर्सा कह सकते हैं इसको, जिसमें दो न्यूरॉन नेटवर्क आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो किस प्रकार के नेटवर्क में दो न्यूरल नेटवर्क आपस में कंपटीशन करते हैं, ये पूछा जाए तो किस में करते हैं, गैन्स में करते हैं। दो नेटवर्क एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और दोनों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करके एक नया और वास्तविक जैसा डेटा उत्पन्न करते हैं। तो किस प्रकार के नेटवर्क में एक नया डेटा उत्पन्न होता है, किसमें होता है, गैन्स में होता है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में होता है, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के नेटवर्क में दो नेटवर्क आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं, कि नहीं ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर दोनों करके एक नया डेटा उत्पन्न कर देते हैं जो एकदम रियलिस्टिक डेटा होता है। क्लियर है। गैन्स के मुख्य घटक की बात करें, कंपोनेंट याद रखेंगे, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है जनरेटर, जनरेटर का मतलब जी, जैसे कि नया डेटा, इमेज और ऑडियो टेक्स्ट बनाता है, ये आपका जनरेटर होता है। जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेट करने वाला, कोई नया डेटा बना देता है, कौन, जनरेटर। ये डेटा फेक डेटा है को रियल जैसा बनाने की कोशिश करता है। जनरेटर क्या होता है, एक फेक डेटा को रियल डेटा बनाने की कोशिश करता है, कौन, जनरेटर। डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, ये तय करता है कि डेटा रियल है या फेक है, ये इसका अपोजिट करता है। इसने नकली बना दिया, लेकिन ये चेक करता है, अच्छा भैया जो तुमने बनाया है वो नकली है या असली है, ये मैं डिसाइड करूंगा। काम तो इसका है फेक। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को बता दिया, हलवाई आपने बुलाया और उससे कहा कि भैया हमारे लिए पनीर बना दो। अब वो पनीर असली बना रहा है या नकली बना रहा है, उसने तो बना दिया, लेकिन ये आप डिसाइड आप करेंगे ना कि नकली है या असली है। तो फिर आप उसको सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, वो तय करता है कि जो जनरेटर ने चीज़ बनाई है वो सही है या नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड करता है, और जनरेटर को सुधारने में मदद करता है कि नहीं ये गलत है या फेक है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। गैन्स के उपयोग की बात करें, यूजेस देखें, तो इमेज को जनरेशन करने में इस्तेमाल किया जाता है, डीप फेक वीडियोस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इमेज सुपर रिजोल्यूशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन में होता है, गेम कैरेक्टर डिजाइन में इसका इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ऑटो इनकोडर की, बात करते हैं कि ऑटो इनकोडर क्या है। ऑटो इनकोडर की बात करें तो ऑटो इनकोडर एक प्रकार का अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है। तो इतने पढ़े हम लोगों ने, उनमें से ऑटो इनकोडर क्या है, ऑटो इनकोडर अनसुपरवाइज्ड है। किस प्रकार का, अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है, याद रखेंगे। अनसुपरवाइज्ड का मतलब हम लोगों ने मशीन लर्निंग में समझ चुके हैं कि मतलब ऐसा डेटा जो पहले से तैयार ना हो, उसके आंसर ना पता हो, बट इनपुट दिया गया उसके बारे में कुछ सही से पता ना हो, तो वो आपका अनसुपरवाइज होता है। तो ऑटो इनकोडर आपका अनसुपरवाइज डीप लर्निंग नेटवर्क है, याद रखेंगे। जो क्या करता है, जो इनपुट डेटा को कंप्रेस यानी कि इनकोड करके फिर उसी डेटा को रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्ट यानी कि डिकोड करना सीखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किस प्रकार के नेटवर्क में, डीप लर्निंग में डेटा को कंप्रेस किया जाता है, इनकोड किया जाता है, कंप्रेस करके यानी कि इनकोड किया, फिर बाद में उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उल्टा, फिर आपको डिकोड करता है। तो ये किस में किया जाता है, ऑटो इनकोडर में किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ये पहले बनाता है फिर बिगाड़ता है। बनाना बिगाड़ना यानी कि कोड बनाया बिगाड़ा, बनाना बिगाड़ना ट्रिक से याद रखेंगे, ऑटो इनकोडर में होता है, याद रखेंगे। ये क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करता है फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य फीचर लर्निंग, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन किसका काम है, इनकोडर का काम है। फीचर को लर्न करना किसका काम है,
ऑटो इनकोडर का काम है, और नॉइस रिमूव करना किसका काम है, इंपॉर्टेंट है। नॉइस रिमूवल का काम करता है ऑटो इनकोडर, फीचर लर्निंग ऑटो इनकोडर, डेटा कंप्रेशन ऑटो इनकोडर करता है, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑटो इनकोडर एक अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग मॉडल है जो इनपुट डेटा को संकुचित करके फिर से उसे डेटा को पुनर्निर्माण करता है, याद रखेंगे, पुनर्निर्माण करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट क्या बनेंगे, ऑटो इनकोडर क्या है, ये आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, याद रखेंगे। ये इनपुट और आउटपुट इसके लिए बराबर है, भाई इनपुट लिया आउटपुट बनाया, आउटपुट लिया इनपुट बनाया, मतलब बनाता तोड़ता रहता है, यानी कि इनपुट आउटपुट इसके लिए बराबर है। कंसिस्ट ऑफ इनकोडर प्लस डिकोडर, ये इनकोडर और डिकोडर में बदलता है, पहले इनकोड करता है फिर डिकोड करता है, ये प्रोसेस करता रहता है। यूज फॉर डेटा कंप्रेशन, तो डेटा कंप्रेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो इनकोडर का किया जाता है, पूछा जा सकता है। यूज फॉर नॉइस रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन या नॉइस रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनकोडर का किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन एप्लीकेशन देखें, आपका डायमेंशनली रिडक्शन, डायमेंशनलिटी को रिडक्शन कौन करता है, आपका ऑटो कोडर का इस्तेमाल करते हैं। इमेज को डिनॉइजिंग करना ऑटो इनकोडर है। एनोमली डिटेक्शन आपका ऑटो इनकोडर करेगा। फीचर को एक्सट्रैक्शन करना आपका ऑटो इनकोडर है, याद रखेंगे, ऑटो इनकोडर इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, कुछ याद रखेंगे जो पूछा जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वहाँ से वन लाइन पर देखें तो आपका इमेज को रिकॉग्नाइजन करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इमेज रिकॉग्निशन करता है आपका CNN, ठीक है, और आपका स्पीच रिकॉग्निशन के लिए आपका RNN और STM का इस्तेमाल किया था। टेक्स्ट प्रेडिक्शन आप जानते हैं LSTM करता है। अगर पूछा जा सकता है ना कि इमेज रिकॉग्निशन के लिए किस प्रकार का नेटवर्क किया जाता है, तो CNN। स्पीच रिकॉग्निशन के लिए RNN और LSTM का लिए। टेक्स्ट का प्रेडिक्शन करना है तो LSTM। आपका फ्रॉड डिटेक्शन करना है तो DeepNN करता है, ठीक है, और फेस अनलॉक करना हो तो भी आपका फेस को अनलॉक करना हमने क्या बताया था, इमेज को जो डेटा लेता है CNN लेता है, इस बिंदु को याद रखेंगे, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि डीप लर्निंग की लेयर्स, क्योंकि जो डीप लर्निंग है वो लेयर में काम करता है, हालांकि इससे पहले इतना पढ़ लिया है कि पता चल गया है कि डीप लर्निंग लेयर में काम करता है। लेयर आपकी डीप लर्निंग में 3 लेयरें होती हैं, क्लियर है, याद रखेंगे। डीप लर्निंग की 3 लेयरें होती हैं, एक आपकी इनपुट लेयर होती है, दूसरी आपकी हिडन लेयर होती है, और तीसरी आपकी यहाँ पर लेयर्स होगा, और तीसरी होती है आपकी आउटपुट लेयर। तो 3 लेयरें होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। हिडन लेयर एक से अधिक होती हैं, इसमें कई स्टेप होती हैं, 1 2 3 4 स्टेप होती हैं। अब ये समझेंगे कि डीप लर्निंग में ये लेयर में कैसे काम होता है, कैसे लर्निंग होती है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट लेयर के बारे में, ठीक है। इनपुट लेयर में क्या काम होता है डीप लर्निंग में। इनपुट लेयर क्या करती है, ये लेयर डेटा को न्यूरल नेटवर्क में प्रवेश कराती है। तो कौन सी लेयर डेटा लेती है, इनपुट लेयर डेटा लेती है और ये न्यूरल नेटवर्क में भेजती है। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको ये 3 दरवाजे बना दिए, ठीक, एक ये गेट बनाए, इस तरह से ये 3 चेंबर हमने बना दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक गेट है, ये है, और ये आपके 3 चेंबर हैं, ठीक है। पहला चेंबर का नाम है इनपुट, ये आपका हिडन लेयर और ये आपका आउटपुट लेयर। यहाँ से हमने कोई डेटा दिया तो डेटा यहाँ पर आ गया, डेटा इनपुट में है, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो इनपुट लेयर क्या करती है, इस डेटा को जाने देती है कहाँ पर, आपके हिडन लेयर में जाने देती है, और मेन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है हिडन लेयर पर। ये हमने एग्जांपल के माध्यम से बताया था कि बच्चे के दिमाग में सब कुछ चलता है, वो आपका हिडन लेयर मान सकते हैं, ठीक है। सब कुछ काम यहाँ होता है, यहाँ पर काम हुआ, जो भी सोच विचार के जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट लेयर के रूप में बाहर आ जाता है। तो समझ में आया कि इनपुट लेयर में क्या होता है। इनपुट लेयर में न्यूरल नेटवर्क में प्रवेश किया जाता है डेटा को। क्या इनपुट हो सकता है, इनपुट के रूप में आप कोई इमेज डाल सकते हैं, पिक्सल वैल्यूज में हो सकती हैं, कोई ऑडियो भी आपका इनपुट हो सकता है, और टेक्स्ट भी आपके इनपुट हो सकते हैं, याद रखेंगे, क्लियर है। इनपुट लेयर कोई कंप्यूटेशन नहीं करती, कहने का मतलब है इनपुट लेयर में कोई भी गणना नहीं होती, ठीक है। इनपुट लेयर में कोई कंप्यूटेशन नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, याद रखेंगे। अब दूसरी लेयर की बात करते हैं हम लोग, हिडन लेयर की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यही डीप लर्निंग की असली शक्ति है। तो डीप लर्निंग की सबसे असली शक्ति कौन सी लेयर है, हिडन लेयर है। हिडन लेयर एक से अधिक लेयरें हो सकती हैं, याद रखेंगे, इसीलिए इसका नाम डीप लर्निंग कहा गया, क्योंकि कई लेयर में जाकर सोचना पड़ता है, सीखना पड़ता है,
ठीक है। अब जो हिडन लेयर हैं उनमें से कौन कौन सी लेयर हैं याद रखेंगे। हिडन लेयर में नंबर 1 याद रखेंगे आपका कॉन्वोल्यूशन लेयर, जिसे हम CNN बोलें। ठीक है, तो CNN में कौन सी लेयर होती है आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कॉन्वोल्यूशन लेयर आपकी क्या है, आपकी एक हिडन लेयर है जो आपकी CNN काम करती है। CNN का मतलब आप जान चुके थे कि इमेजेस से फीचर को निकालती है, जैसे कि इमेज में इसमें एज क्या हो गया, उसकी शेप क्या है, पैटर्न क्या है, और इमेज रिकॉग्निशन में ये काम करती है। हिडन लेयर की पहली लेयर हम लोगों ने देखी कॉन्वोल्यूशन लेयर। दूसरी लेयर की बात करें जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन लेयर। एक्टिवेशन लेयर में आपका क्या, ये नॉन लीनियरिटी जोड़ती है। और एक्टिवेशन फंक्शन लेयर हम लोग जान चुके क्या होता है। एक्टिवेशन फंक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा फंक्शन यूज होता था, रेलू का इस्तेमाल किया जाता था, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेलू आपका क्या एक्टिवेशन लेयर में काम करता है, याद रखेंगे। और ये हिडन का है, ये तो पहले ही बताए थे। तीसरी लेयर है आपकी हिडन में, आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, एक्टिवेशन लेयर होती है। कॉन्वोल्यूशन लेयर में आपका CNN काम करता है, एक्टिवेशन लेयर में आपका रेलू हम लोगों ने देखा। एक होता है आपका पूलिंग लेयर। ठीक है, पूलिंग लेयर क्या करता है, ये फीचर मैप का साइज को कम करती है। तो साइज को कम करती है, पूलिंग लेयर करती है। ओवर फिटिंग कम करती है, ओवर फिटिंग को कौन कम करता है, पूलिंग लेयर करता है, याद रखेंगे। पूलिंग लेयर के टाइप्स देखें तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैक्स पूलिंग और दूसरा होता है एवरेज पूलिंग। ठीक है, तो मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूलिंग लेयर क्या करता है, साइज को कम करती है, ओवर फिटिंग को कम करती है, याद रखेंगे। चौथी लेयर है आपकी फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर क्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था ना कि CNN जो है वो डेटा या इमेज को एक्सट्रैक्ट करती है, किन किन से मिलकर करती थी, बताया था ना, पूलिंग लेयर से मिलकर करती है, कॉन्वोल्यूशन कनेक्टेड लेयर से मिलकर करती है और कॉन्वोल्यूशन लेयर से मिलकर करती है। याद करो 3 लेयर बताए थे जब हम लोगों ने CNN को पढ़ा था, कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर। ये तीनों की हेल्प से वो इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करती है। याद आया, ठीक है। सभी फीचर को जोड़कर डिसीजन लेती है, सारे फीचर जो भी हैं उनको जोड़ लेती है और डिसीजन लेती है, कौन, आपका फुली कनेक्टेड लेयर। और ये आपका ट्रेडिशनल ANN जैसी होती है, ANN जैसी होती है। तो हिडन लेयर क्या है, समझ में आया, जान होती है ये डीप लर्निंग की। कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या है, एक्टिवेशन लेयर क्या है, पूलिंग लेयर का काम क्या होता है, और आपका टाइप्स क्या है पूलिंग लेयर के, और फुली कनेक्टेड लेयर क्या है। अब हम देखते हैं अंतिम लेयर, तीसरी लेयर आपकी है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर क्या करती है, आउटपुट मतलब फाइनल रिजल्ट, जो भी हिडन रिजल्ट में डिस्कशन होता है, निर्णय आता है, वो उसका रिजल्ट आपका आउटपुट लेयर में दिया जाता है। समझ में आया। अभी जो हम लोगों ने देखा उसका एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें। लेयर ऑफ डीप लर्निंग, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट लिया जाता है। इनपुट के बाद आपका क्या आता है, हिडन लेयर आता है। ठीक है, इनपुट के बाद क्या आता है, हिडन लेयर आता है। और हिडन लेयर में आपका कॉन्वोल्यूशन लेयर आती है, एक्टिवेशन लेयर आती है। एक्टिवेशन में रेलू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। पुलिंग लेयर आपकी क्या है, हिडन एक लेयर है, याद रखेंगे, कॉन्वोल्यूशन लेयर, एक्टिवेशन लेयर, पुलिंग लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर। तो पूछा जा सकता है क्या ना, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी हिडन लेयर है। तो 4 हिडन लेयर हम लोगों ने पढ़ी है, क्या, कॉन्वोल्यूशन लेयर, एक्टिवेशन लेयर, पुलिंग लेयर और कनेक्टेड लेयर, ये याद रखेंगे। अगर वो नहीं पूछेगा तो आपको 4 याद है तो नहीं वाला बता देंगे। और फाइनली आउटपुट आपका दिया जाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अब ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि डीप लर्निंग के एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखो डीप लर्निंग का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, याद देखेंगे। इमेज को रिकॉग्नाइज करने में डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। वॉइस असिस्टेंट में इस्तेमाल होता है, एलेक्सा एंड सीरी। सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है। फ्रॉड आकअप का डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस में इसका इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। डीप लर्निंग के क्या लाभ हैं, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये देखें। हाई एक्यूरेसी हाई हो सकती है, सटीकता मिलेगी। ऑटोमेटिक फीचर लर्निंग देखने को मिलेगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। डीप लर्निंग की क्या सीमाएं हैं, ये देखें, ठीक है, लिमिटेशन देखें। तो लार्ज डेटा रिक्रूटमेंट इसकी एक लिमिट है। हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट इसकी होती है। ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है, याद रखेंगे। ब्लैक बॉक्स मॉडल आपका डीप लर्निंग की एक लिमिटेशन है। ट्रेनिंग में समय अधिक लगता है, इसके याद रखेंगे, ठीक है। डीप लर्निंग में कौन कौन से टूल्स के इस्तेमाल होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीप लर्निंग के टूल्स याद रखेंगे। टूल्स में आपका टेंसर फ्लो, तो पूछा जाता है कि टेंसर फ्लो क्या है, ये आपका डीप लर्निंग का एक टूल्स है और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये आपका गूगल द्वारा इसको उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। पाईटॉर्च की बात करें
पाइटॉर्च की बात करें तो आपका फेसबुक द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है, या उसके द्वारा बनाया गया। केरास की बात करें तो केरास आपका एक डीप लर्निंग टूल है। कूडा की बात करें, CUDA आपका एक डीप लर्निंग का टूल है। और ये पूछा जा सकता है ना, निम्न में से कौन सी डीप लर्निंग का टूल है, तो ये चारों याद रखेंगे, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। GPU एक्सीलरेशन में इस्तेमाल होता है कूडा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये डीप लर्निंग के टूल देख लिए, क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं। ब्लैक बॉक्स मॉडल याद रखेंगे, डीप लर्निंग की एक सीमा है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो कुछ लेयर हैं और उनके फंक्शन, क्विक रिवीजन, ठीक है। इनपुट क्या करता है, आपका डेटा एंट्री लेता है। हिडन में आपका फीचर लर्निंग होता है। कॉन्वोल्यूशन में आपका पैटर्न का डिटेक्शन होता है कि क्या पैटर्न है, उसको पहचाना जाता है। पोलिंग आपका क्या करता है, आपका डीप लर्निंग में पोलिंग साइज को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है। एफसी लेयर की बात करें, एफसी लेयर आप जानते थे, एफसी लेयर की बात करें तो डिसीजन मेकिंग लेता है आपका एफसी लेयर लेता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आउटपुट आपका प्रिडिक्शन यानी कि रिजल्ट आपका देता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने लेयर्स डिस्कस की और आपकी हिडन की लेयर डिस्कस की। इनपुट में क्या काम होता है, हिडन में क्या है, कौन कौन सी लेयर हैं, ये डिस्कस किया। आउटपुट क्या है, ये मैप देखा और हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद हम लोगों ने ये वन लाइनर फॉर्म में देख लिया। अब हम देखते हैं बेस्ट, एक इतना सब कुछ पढ़ा है, एक एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ से संबंधित, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेंगे चेहरा पहचानना प्रणाली। डीप लर्निंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में आपका डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मोबाइल में ले लो, हमारा फेस लॉक लगा होता है तो फेस पहचानना, तो फेस रिकॉग्निशन कैसे काम करता है इस बात को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले इनपुट लेता है। सबसे पहले क्या आती है फेस रिकॉग्निशन के लिए या डीप लर्निंग में, सबसे पहले कौन सी लेयर काम करती है, इनपुट लेयर काम करती है। इनपुट लेयर में क्या होता है, कैमरा द्वारा ली गई इमेजेस सिस्टम को इनपुट के रूप में दिया जाता है। कैमरा क्या लेगा, हमारी चेहरा की फ़ोटो लेगा और वो इनपुट के रूप में सिस्टम में चली जाएगी। इमेजेस के रूप में हमारा डेटा जाता है, पिक्सल वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेकर 255 के बीच में। दूसरी स्टेप में क्या आता है बताओ, दूसरी स्टेप हमारी डीप लर्निंग की हिडन लेयर आती हैं। और हिडन लेयर में ये किसका इस्तेमाल करेगा, CNN का उपयोग किया जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का काम करता है। तो याद रखेंगे फेक रिकॉग्निशन में या चेहरा पहचान प्रणाली में कौन सा नेटवर्क काम किया जाता है, हिडन लेयर में। तो हिडन लेयर की कौन सी लेयर काम करती है, CNN। कॉन्वोल्यूशनल लेयर काम करती है, CL वाली काम करती है, याद रखेंगे। तो इसमें पहली लेयर क्या करती है, पहली लेयर वो एज पहचानती है। चेहरा अगर आपने कभी मैप मूवी में देखा होगा ना, इस तरह से टी 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 करके जो होता है ना, मूवी वगैरह में देखते हैं, तो वो सारी साइड एज पहचानती है। उसकी जब मिरर बनाने, इमेज बनाने को होता है ना, इस तरह से, तो एज पहचानती है। दूसरी लेयर आईज, नोज और लिप्स पहचानती है, आंखें, नोज और लिप्स पहचानती है कि अच्छा ये वही व्यक्ति है नहीं। तीसरी लेयर क्या करती है, पूरा फेस स्ट्रक्चर पहचानती है, पूरा पहचान लेती है और पहचान जाती है कि ये वही व्यक्ति है। ये तो बन भी गया, ये ऐसे है ना, ओके। ये फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिक होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से काम किया, अभी उन्होंने क्या किया, इनपुट लिया, चेहरा के किनारे कोर देखी, पहचाना, आंखें पहचानी, नाक, मुंह, चेहरा, हाव भाव, ये क्या साइज है, ये सब पहचाना। आपका हिडन लेयर में सब हो रहा है, ठीक है। जब हिडन लेयर पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसका हमें बताया गया था चेहरा है, तो ये क्या करेगा, आपका फेस लॉक को ऑफ इन कर देगा। फिर तीसरी स्टेप में आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का किसका इस्तेमाल करता है, रेलू का इस्तेमाल किया जाता है। रेलू हमने बताया था ना, एक्टिवेशन फंक्शन में कई फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने, सिग्मोइड पढ़ा था, रेलू पढ़ा था, है ना। तो रेलू का प्रयोग होता है फेस रिकॉग्निशन में, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है ना कि फेस रिकॉग्निशन में किस प्रकार के एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो रेलू का किया जाता है। रेलू क्या करता है, ये निगेटिव वैल्यू जो होती है उसको हटा देता है और प्रोसेस तेज कर देता है, प्रोसेस तेज हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर चौथी जो स्टेप हम लोगों ने पढ़ी थी, किसकी, हिडन लेयर की चौथी स्टेप, फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर क्या करती है, सभी फीचर को जोड़कर डिसीजन लिया जाता है। बात है उसने नाक का, आँख का, नाक का, ये सब हाव भाव, ये सब पहचाना उसने ऐसे करके, ठीक है, कान आन सब पहचान कर क्या कर दिया उसने, पूरा उसने जो है सारे फीचर को जोड़ दी थी, एक साथ पूरा चेहरा बना दिया और ये आपका एक चेहरा बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया,
ये आपका एक चेहरा बन गया, ये आपका फुली कनेक्टेड पूरे चेहरे को एक साथ जोड़ देती है। कौन सी लेयर? आपकी फुली कनेक्टेड लेयर कर देती है और डिसीजन ले लेती है। दैट इज, जो भी आप पढ़ रहे हो आप अपना नाम ले लेना, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, और आउटपुट दे देता है और आपका रिजल्ट हो जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है और ये खुल जाता है, ठीक है, लॉक खुल जाता है, मोबाइल जो भी ले लो। और यहाँ पर आउटपुट लेयर में कौन सी क्लियर काम करती है? इस पर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन काम करता है, याद रखेंगे। हमने पढ़ा था ना फंक्शन की 4, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन पढ़ा था। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन किस लेयर में काम करता है? आउटपुट लेयर में काम करता है, याद रखेंगे। जबकि सिग्मॉइड और आपका रेलू हाँ हिडन लेयर में काम करता है, याद हुआ? क्लियर है। बढ़ते हैं, दूसरा बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। स्पीच रिकग्निशन में भी तो इसका काम होता है। इनपुट में आपकी आवाज़ आती है और ये आपका RNN और LSTM इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने CNN देखा था फेस रिकग्निशन में, और आपका वॉइस या स्पीच रिकग्निशन में किसका इस्तेमाल होता है? RNN का होता है, LSTM का होता है, और आपका इनपुट टेक्स्ट के रूप में बदल जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखेंगे। RNN होता है स्पीच रिकग्निशन में, क्लियर है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके कुछ एग्जाम ओरिएंटेड टिप पढ़ेंगे। CNN के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये इसका संबंध इमेज से होता है। RNN और LSTM का संबंध सीक्वेंस एंड स्पीच से होता है, याद रखेंगे, ये की पॉइंट है। रेलू आपका मोस्ट पॉपुलर आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। ड्रॉप आउट की बात करें, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट आपका ओवर फिटिंग कंट्रोल करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट क्या करता है? ओवर फिटिंग कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है? ये आपकी लर्निंग बैकबोन होता है, इसको लर्निंग बैकबोन कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कॉमन UPSC MCQ ट्रैप्स, मतलब कहने का मतलब UPSC एग्जाम में कैसे फंसा सकता है, आपको गलत चीज़ें कैसे दी जा सकती हैं। वो कहेगा कि पूलिंग का काम फीचर कंस्ट्रक्शन होता है, नहीं, पूलिंग का काम फीचर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो ऐसे फंसा सकता है। रेलू क्या आउटपुट लेयर फंक्शन में काम करती है? नहीं, ये गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। इनपुट लेयर लर्निंग लेयर होती है? नहीं। CNN आपका टेक्स्ट डेटा होता है? नहीं, CNN आपका तो इमेज डेटा होता है। ये बात समझ में आए। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे, अभी तक जो पढ़ा है उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और जो पढ़ा है वो यहाँ पर क्लियर होगा और स्ट्रॉन्गनेस आएगी और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कह रहा है कि डीप लर्निंग में डीप शब्द किसको दर्शाता है? तो डीप लर्निंग में हमने बताया था, डीप का मतलब बहुत डीप में जाकर लेयरें सोचती हैं, यानी कि मल्टीपल हिडन लेयर को दर्शाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में कौन सा डीप लर्निंग मॉडल सबसे प्रयुक्त होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम मॉडल में अगर हम पूछा जाए तो डीप लर्निंग मॉडल का कौन सा करता है? फेस को रिकॉग्निशन करने के लिए CNN का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वॉइस को या स्पीच को रिकॉग्निशन करने के लिए RNN का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। LTSM का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये वही क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेस रिकॉग्निशन के लिए डीप लर्निंग मॉडल आपका CNN। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यूरल नेटवर्क का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, या डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आपका न्यूरल नेटवर्क का प्रेरणा स्रोत है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डीप लर्निंग का सबसे ज़्यादा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो डीप लर्निंग का सबसे ज़्यादा उपयोग पूछा जाए तो इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में किया जाता है, याद रखेंगे। इमेज के लिए कौन सा मॉडल प्रयोग किया जाता है? CNN किया जाता है, जबकि स्पीच के लिए RNN और या फिर LTSM, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमने बताया था, याद रखेंगे, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सबसे अधिक या सबसे अधिक कम करता है? तो कौन सा करता है? याद रखेंगे, रेलू करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये चारों ही आपके क्या है बताओ? ये चारों ही आपके एक्टिवेशन फंक्शन है। इसमें यह पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन किस लेयर पर काम करता है। तो सिग्मॉइड की बात करें तो ये आपका आउटपुट लेयर पर काम करता है, ये आपका आउटपुट लेयर पर होता है। सॉफ्ट मैक्स भी आपका आउटपुट लेयर पर काम करता है, याद रखेंगे, और ये दोनों हिडन लेयर पर काम करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीप लर्निंग में बैक
प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का उपयोग क्या किया जाता है? आप जानते हैं कि बैक प्रोपोगेशन क्या करता था? ये एरर को क्या करता था? ये एरर को आउटपुट से वापस भेजता था इनपुट में, ठीक है? और ये एरर को चूंकि भेजा ताकि इसमें सुधार किया जा सके, एरर को मिनिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जबकि ये डीप लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट और एल्गोरिदम है लर्न होने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में हिडन लेयर द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? हिडन लेयर क्या काम करती है? तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में हिडन लेयर जो है ऑटोमेटिक फीचर को एक्सट्रैक्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आरएनएन की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिसे एलएसटीएम यानी कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी द्वारा हल किया जाता है? किसको किया जाता है? वैनिशिंग ग्रेडियंट को सॉल्व किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन का प्रयोग आउटपुट लेयर में किया जाता है। इसके अलावा सिग्मॉइड का भी इस्तेमाल आउटपुट लेयर में किया जाता है, याद रखेंगे। जबकि हिडन लेयर की अगर हम बात करें तो आपका रेलू इसमें इस्तेमाल किया जाता है और आपका TANH इसमें आपका हिडन लेयर में ये वाले ये आपके दोनों ही, ये तीनों ही चारों क्या हैं आपके? ये चारों ही आपके एक्टिवेशन फंक्शन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक किस चीज़ की होती है, आवश्यकता होती है? तो डीप लर्निंग मॉडल को आप ट्रेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा होना चाहिए और डेटा आपका लेवल डेटा सेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार्ज लेवल्ड डेटा सेट होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया है? तो गूगल द्वारा कौन सा फ्रेमवर्क विकसित किया गया, याद रखेंगे। तो टेंसर फ्लो आपका फ्रेमवर्क गूगल द्वारा किया गया है। जबकि पाईटॉर्च की बात करें ये आपका फेसबुक द्वारा किया गया है। केरास की बात करें तो इजी एंड फास्ट, ठीक है, इजी एंड फास्ट कंपनी द्वारा किया गया है। एक और हम लोगों ने फ्रेमवर्क पढ़ा था CUDA, ये किसके द्वारा किया गया है? CUDA की बात करें तो ये आपका GPU एसिलरेशन द्वारा किया गया है, ठीक है। GPU एसिलरेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। GPU की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? CNN में कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन का मुख्य कार्य क्या है? CNN में क्या बात करें, CNN इमेज को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, उसकी फीचर को डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीचर डिटेक्शन इसका काम होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑटो इनकोडर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? हमने जाना था कि ऑटो इनकोडर जो है वो फीचर लर्निंग के लिए किया जाता है, डेटा को कंप्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका इस्तेमाल डेटा कंप्रेशन के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑटो इनकोडर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डीप लर्निंग को ब्लैक बॉक्स मॉडल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? डीप लर्निंग में क्या होता है, सब कुछ डीप में होता है, अंदर हिडन लेयर में होता है, सब कुछ हिडन लेयर में होता है। तो सब कुछ हिडन लेयर में हो रहा है तो कुछ तो दिखता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या पता है ना। तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, सब कुछ हिडन होता है, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है, यानी कि इंटरनल डिसीजन प्रोसेस स्पष्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में सबसे उपयुक्त डीप लर्निंग मॉडल कौन सा है? तो आपका कौन सा है? RNN LSTM है, याद रखेंगे। जबकि CNN का इस्तेमाल इमेज या चेहरा पहचानने के लिए किया जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्टिमाइजेशन फीचर में पढ़ा था। तो ये आपका लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डीप लर्निंग में GPU का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखो GPU की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स, ठीक है, P से आपका प्रोसेसिंग और U से आपका यूनिट, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि CNN किस प्रकार के डेटा के लिए उपयुक्त है? CNN किस प्रकार के डेटा के लिए उपयुक्त है? फाइनेंशियल डेटा के लिए नहीं, ये आपके इमेज डेटा के लिए उपयुक्त है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आरएनएन में कौन सी समस्या होती है जिसे एलएसटीएम हल करता है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा चलो। बेनेसिंग ग्रेडियंट करता है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो पढ़ा है उससे असर्शन रीजन के कैसे प्रश्न बनते हैं, और भी चीज़ें क्लियर होंगी। कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल इमेज रिकॉग्निशन के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी और जानते हैं कि इमेज रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बात ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन करने में सक्षम होता है। ये बात ठीक है, यानी कि ये दोनों ही बात सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सीएनएन में पोलिंग लेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीएनएन में हम लोगों ने पढ़े थे, लेयर पढ़ी थी, तो पूलिंग लेयर का भी प्रयोग किया जाता है। 4 लेयर में पढ़ी थी सीएनएन में, ठीक है, जिसमें से पूलिंग लेयर का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात ठीक है। पूलिंग लेयर मॉडल की कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। क्या ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है? बिल्कुल सही है। तो ये इसकी समस्याओं को, जटिलता को कम करता है, यानी कि ये आपको ओवर फिटिंग को कम करता है। ठीक है, ओवर फिटिंग को पूलिंग लेयर कम करती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेलू एक्टिवेशन फंक्शन डीप लर्निंग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला एक आपका फंक्शन है, याद रखेंगे। हाँ ठीक है, ये पढ़ा था कि मोस्ट यूज होता है। रेलू वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को कम करता है, ये भी बात ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, व्याख्या भी इसकी सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्लैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम का उपयोग डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने में किया जाता है। ठीक है, ये एल्गोरिदम एरर को आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की ओर भेजती है, ये भी बात ठीक है, यानी कि ये दोनों ही सही है और इसका रीजन ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एलएसटीएम आरएनएन का एक उन्नत रूप है। एलएसटीएम आरएनएन का एक उन्नत रूप है, ये हम लोगों ने पढ़ा था और ये बात ठीक है। एलएसटीएम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को याद करने में सक्षम होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये दोनों ही सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत अधिक डेटा की आवश्यकता होती है। ये बात ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डीप लर्निंग की जो लिमिट पड़ी थी, सीमाएं, उसमें हमने देखा था कि इसको ट्रेन करने के लिए बहुत अधिक डेटा की जरूरत पड़ती है। ये बात ठीक है, चलो असर्शन से हम लोग सहमत होते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल मैनुअल फीचर सिलेक्शन पर आधारित होता है। ये मैनुअल नहीं होता, ऑटोमेटिक फीचर पर आधारित होता है, याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक फीचर पर आधारित होता है, यानी कि रीजन गलत है, यानी कि कथन सही है, रीजन गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन का उपयोग आउटपुट लेयर में किया जाता है। हाँ, हम लोगों ने 4 फंक्शन पढ़े हैं। सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो आउटपुट लेयर पे करता है, सिग्मोइड भी पढ़ा था, वो भी आउटपुट पे करता है, जबकि आपका रेलू और एक आपका TANH ये आपका हिडन लेयर पे काम करते हैं, ये याद रखेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदान करता है। यस, पढ़ा था हम लोगों ने, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, ये बात गलत है, मतलब ये बात तो ये सही है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करता है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर फंक्शन आउटपुट लेयर में काम करता है, ये बात ठीक है। ये मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, ये बात गलत है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, याद रखेंगे। ये तो आपका प्रेडिक्शन करता है, ठीक है, और उसको प्रेडिक्शन करता है और ये आउटपुट में लेयर पे काम करता है, ये बात ठीक है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। ठीक है, बाकी एक बार पीछे रिवीजन कर लेंगे, हमें माइंड में अभी क्लियर नहीं हो रहा है क्या है। ऑप्शन नंबर अगला क्या कह रहा है कि ऑटो इनकोडर एक अनसुपरवाइज डीप लर्निंग मॉडल है। ऑटो इनकोडर एक अनसुपरवाइज डीप लर्निंग मॉडल है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट एक ही होते हैं। हाँ, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्योंकि ये बनाता है और बिगाड़ता है, हमने क्या बताया था, ये कोडिंग भी करता है, डिकोडिंग भी करता है, तो ये दोनों सही है, इसकी व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डीप लर्निंग को
ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है। ये बात ठीक है, डीप लर्निंग को ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया आसानी से समझ नहीं आती। हाँ, इसकी आंतरिक प्रक्रिया के बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है, ये ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, जीपीयू का उपयोग डीप लर्निंग ट्रेनिंग को तेज बनाता है। जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीपीयू हम जानते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। तो ये प्रश्न आपके थे, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपका डीप लर्निंग से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। और आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।